हमें हिंदुस्तान की इस खूबसूरती पर गर्व है। सपा विधायक रईस शेख का बयान। देश के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, हम सभी इसे देख रहे हैं। आम शहरी की बात तो छोड़िए, संसद में दानिश अली जी के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, ये बर्ताव महाराष्ट्र विधानसभा में मेरे और अबू आसिम आज़मी साहब के साथ भी होता रहता है। लेकिन मुझे गर्व है कि ऐसे हालात में हमारा साथ मुस्लिम विधायकों से ज़्यादा हिंदू विधायक देते हैं, और ये मेरे हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है। ये बयान है समाजवादी पार्टी भिवंडी के विधायक रईस शेख साहब का, जो पूर्व IPS अब्दुल रहमान द्वारा लिखित पुस्तक एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स पर हो रही परिचर्चा में हिस्सा ले रहे थे। साहब, और आज इस प्रोग्राम में जिनके लिए हम आए हैं, जिनकी कुर्बानी को और जिनकी मैं समझता हूँ एक ताकत जो उन्होंने दिखाई, जिसको कहते हैं कि ब्रेवरी जिन्होंने दिखाई, वो मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब। और इस किताब के लिए आपको मुबारकबाद। मैं थोड़ा सा पढ़ने का शौक रखता हूँ, मैं जिस पेजेस को फ्लिप कर रहा था, मैं एक चीज़ शुरुआत में कह सकता हूँ कि वेरी एक्सीलेंट कंपाइलेशन ऑफ डेटा, यानी एक रेफरेंस बुक आज हमारे पास आ गई है कि अगर आप कोई पॉलिटिक्स में आने चाहता है तो इन पन्नों से देख सकता है कि कहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर लाइब्रेरी में एक किताब होगी, एकेडमिक्स में इसका रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन कंपाइलेशन मैंने बहुत कम देखा है। और सिर्फ कंपाइलेशन ही नहीं, आज के हालात हाजरा पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपने हर पहलू को कवर किया। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी, पर जितनी देर में पढ़ सक रहा था। एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जिसको कहा जाता है कि भाई मुस्लिम डोमिनेटेड माइनॉरिटी कंस्टिट्यूंसी। और लेकिन आप अगर देखें तो पिछले 15-20 सालों में वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत के नहीं आ रहा था। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप अगर ये कहेंगे कि हमारी माइनॉरिटीज़ की कॉन्सेंट्रेशन है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ से माइनॉरिटी का नुमाइंदा जीत के आए। क्यों? क्योंकि हमें आपने एक अल्फाज में कह दिया कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, एक तो आपकी क्वांटिटी, यानी आपने जो रेफरेंस दिया कि हमारा परसेंटेज क्या होना चाहिए, दूसरा है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों पहलू पे हमको देखना चाहिए। आज की किताब हमारे जहन को खोलती है और हमसे पूछती है कि हम कितनी मेहनत करते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो है कॉरपोरेशन तक, असेंबली तक, पार्लियामेंट तक पहुँचे। हमारा कितना पार्टिसिपेशन रहता है, कम्युनिटी कैसे प्लान करती है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करती है कि हमारी नुमाइंदगी बढ़े। तो इस किताब के ट्रांसलेशन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, तो उर्दू हो या अलग अलग ज़बानों में ये बात पहुँचे कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे जितने भी हमारे जिम्मेदारान थे, उन्होंने एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया कि जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, अलग माइनॉरिटीज़ हो, वो कैसे ऊपर आए। रिजर्वेशन उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे असेंबली के चौथे साल में नहीं है, पहले साल में बात होनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में हम कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन करें। और मुझे उम्मीद है कि ये बहस जो आपने छेड़ी है वो बहुत आगे तक जाएगी। अब हिंदुस्तान के हालात तो हमने पार्लियामेंट में देखे, जब हमारा एक भाई, एक साथी, एक शहरी, एक नुमाइंदा, वो किसी भी मजहब का हो, दानिश अली साहब के साथ क्या बर्ताव किया। तो वैसे ही मैंने माहौल देखा कि जब असेंबली में आसिम भाई या मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं से एक आवाज़ आती है गद्दार, और अलग अलग अल्फाज बोले जाते हैं। लेकिन मेरा हौसला बहुत बुलंद होता है जब मेरी हिमायत में मेरे मजहब के लोग कम होते हैं, लेकिन मेरे हिमायत में खड़े रहने वाले सुरेंद्र कुलकर्णी जैसे लोग। आई फील प्राउड एज एन इंडियन कि अगर असेंबली में आप देखें तो अगर RSS को खाकी चड्डी वाला बोलने के लिए मेरा दिल अगर दर्द होता है या मैं थोड़ा सा झिझकता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किसी और पार्टी का, सेक्युलर पार्टी का मेरा हिंदू भाई खड़े होकर शिद्दत से वो बातें करता है। तो हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है हमको सुरेंद्र कुलकर्णी साहब को सुनना चाहिए और सुनना चाहिए। एक ही पहलू पे बोलूँगा, नुमाइंदगी आने के बाद
डिप्राइवेशन जो है वो सिर्फ नुमाइंदगी तक नहीं, उसके बाद 70 सालों में जिस तरह से हमारे इलाके जिस तरह से हमारे इलाके जिस तरह से डेवलप नहीं हुए, ये एक 10 साल का प्रोसेस नहीं है। मुझे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ेगा, 10 साल में डिप्राइवेशन नहीं आया। ये आज़ादी के बाद या शायद उससे पहले मेरी इतनी स्टडी नहीं है, पर एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा। और इसका रिफ्लेक्शन क्या है? आज भिवंडी शहर में सैनिटेशन नहीं है, एक्सेस टू वाटर नहीं है, एजुकेशन का ये हाल है। मेरे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं सुधारने का, मेरे यहाँ पे म्यूनसिपल स्कूल है रिजवान भाई, 47 बिल्डिंग्स हैं, उसमें से 27 डिलाइबिलिटेड है। मेरे यहाँ 28,000 बच्चे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं, 10वीं में जाते आते 600 हो जाते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंटेड डेटा है। मैं अभी हाईकोर्ट भी मूव करने वाला हूँ, क्योंकि एक 4 साल हमने कोशिश किया, सरकारों का हमारी तरफ ध्यान आए, लेकिन डिप्राइवेशन रिप्रेजेंटेशन के बाद पॉपुलेशन का भी होता है। मुझे उम्मीद है कि इस किताब को हम लोगों तक पहुंचाएं, थिंकर्स तक पहुंचाएं, और इस बात को हम लोग कम्युनिटी तक पहुंचाएं कि जब भी इलेक्शन आए उसके 5 साल पहले हम तैयारी करें, स्ट्रेटेजाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नुमाइंदे जाएं, और उन नुमाइंदों की अकाउंटेबिलिटी भी हो। मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब की किताब में देश की संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधियों की लगातार घटती संख्या पर चिंता जताते हुए मुसलमानों की एक सेकुलर राजनीतिक पार्टी बनाने का सुझाव दिया गया है। इस्लाम जिमखाना में आयोजित इस कार्यक्रम में अब्दुल रहमान साहब के अलावा प्रख्यात राजनीतिक विचारक सुधींद्र कुलकर्णी, MIM सांसद इम्तियाज जलील, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान, कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवई, पूर्व विधायक वारिस पठान, इस्लाम जिमखाना के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहनी के अलावा बड़ी तादाद में मुस्लिम बुद्धिजीवी, समाज सेवक और राजनीति से जुड़ी हस्तियां मौजूद थीं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।